नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे ये 6 टॉपिक्स। सोशल मीडिया रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है यहाँ पे। मणिपुर के अंदर कई एरियाज़ के अंदर डिमांड है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को एक्सपेंड करना चाहिए, तो ये मिलिट्री की रिक्वायरमेंट है। वी विल लुक इनटू दिस। देन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारे यहाँ पे है, और कैसे हमारे डेटा को भी ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वी विल लुक इनटू दिस बिकॉज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपका और मेरा डाटा जो है आगे जाके बेच देती हैं। देन मल्टीलेटरलिज्म अंडर थ्रेट, ये यूनाइटेड स्टेट्स को लेके है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो पॉलिसी है उसके चलते अमेरिका इंटरनेशनल अफेयर से खुद को पीछे हटाता जा रहा है, तो इसको देखेंगे। एंड देन यूरोपियन यूनियन में कंसेंसस बना है कि यूक्रेन की मदद की जाएगी। 40 बिलियन यूरो, ओके, इतने की मदद वो करने वाले हैं। तो बट ये 40 बिलियन यूरो क्या सफिशिएंट होगा, ये देखना है हमें। फिर राइट्स ऑफ द इमिग्रेंट्स, देखो बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनको यूएस से डिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? पैलेस्टीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब उसको उनको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। तो क्या उनके पास वो राइट होने चाहिए जो कि एक यूएस सिटीज़न के पास होते हैं? उन चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रंट पेज पे जो खबर है, 30 माओइस्ट दे वर शॉट डेड, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? हम यहाँ पे एक समाधान स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर स्ट्रेटजी है। समाधान एक एक्रोनिम है जिसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अबाउट नाउ स्मार्ट एक्शन बाय योर फोर्सेस। बहुत बढ़िया एक्शन हो रहा है यहाँ पे। आप एक तरीके से पहले माओइस्ट को मौका देते हैं कि जो लोग सरेंडर नहीं करना चाहते तो उनका जो है हश्र ऐसा होगा। एंड गवर्नमेंट इज़ रेडी, आयरन फिस्ट के साथ सरकार अब तैयार है और माओइस्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने की तरफ जा रही है। तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होती है। आप जो है एक तरफ सरेंडर करने के लिए बोलेंगे, जो लोग सरेंडर करेंगे वेल एंड गुड, उनको जो है गवर्नमेंट रीट्रेन करके नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाएगी। एंड देन जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे, जो लड़ना चाहेंगे, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी तैयार है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर फॉलोइंग हियर। दैट्स वाई आपको हर थोड़े दिन में खबर आ रही है कि इतने सारे बड़े स्केल पे जो है माओइस्ट मारे जा रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अंदर स्मार्ट कंपोनेंट ये है कि गवर्नमेंट इज नाउ यूजिंग ड्रोन्स एंड ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट्स। ओके, बढ़िया मॉडर्न इक्विपमेंट जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड कुछ एक सरेंडर्ड जो माउस्ट होते हैं उनका भी इस्तेमाल करके कि भी आपको पता लग जाता है ना कि सामने वाला कैसे लड़ने वाला है, उसके क्या उनके सीक्रेट्स होते हैं, किधर वो छुपते हैं, कैसे छुपते हैं, हाउ दे ऑपरेट। सो दे गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, तो एक समय ऐसा था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था कि भी इंडिया टेररिज्म को हैंडल कर लेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो नक्सलिज्म है। तो उसको जो है यहाँ पे अब ठीक तरीके से हैंडल किया जा रहा है। तो दिस इज़ द बिग डेवलपमेंट हियर। अब एक चीज़ है, सोशल मीडिया का जो केस बना है, तो ट्विटर ने बेसिकली, ट्विटर जिसको आज हम एक्स बोलते हैं, उन्होंने केस फाइल किया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो हो क्या रहा है, देखो हमारे यहाँ पे वी हैव 2 प्रोविजंस। वन इज सेक्शन 793B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये क्या कहता है? ये कंडीशन आउटलाइन करता है इन विच इंटरमीडियरीज दे विल लूज द सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। मतलब गवर्नमेंट उनको कहेगी कि आप इस इंफॉर्मेशन को हटा दो, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट केस होगा तो फिर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सेफ्टी दी जाती है कि मैं जैसे यूजर हूँ तो आई एम लायबल फॉर इंफॉर्मेशन जो मैं डाल रहा हूँ। फेसबुक या ट्विटर लायबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा कंटेंट तो मेरा है ना, खराब चीज़ मैंने डाली है तो मैं एज अ यूज़र लायबल हूँगा। लेकिन 793B के अंडर गवर्नमेंट ये इंस्ट्रक्शन करती है कि भाई आप इस कंटेंट को हटा दो, ये कंटेंट खराब है। अगर फिर भी आप नहीं करोगे तो ये जो सेफ हार्बर की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है वो आपके पे अगेंस्ट हट जाएगी। मतलब अगर केस होगा और फाइन लगेगा तो वो फाइन आप पे भी लगेगा, जेल होगी तो आपके फंक्शनरीज को भी जेल में जाना पड़ सकता है। ये 793B का प्रोविजन है। फिर सेक्शन 69A एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक एक्सेस टू ऑनलाइन कंटेंट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस। तो इसके लिए है यहाँ पे
अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, होम मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल बना रखा है, सहयोग नाम है। तो जैसे ही कोई कंटेंट हमारे यहाँ पे लोग, हमारे जो फंक्शनरीज हैं उनको लगता है कि ये अनपार्लियामेंट्री है या फिर ये ठीक नहीं है, उस कंटेंट को वो सहयोग पोर्टल के थ्रू जो है इंस्ट्रक्ट करवाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि इस कंटेंट को हटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्विटर है उन्होंने ये कहा है कि दिस इज़ अ सेंसरशिप पोर्टल। अब इस पोर्टल के अगेंस्ट वो गए हैं कि हमें बार बार इंस्ट्रक्शन आती है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि इस कंटेंट को हटा दो, उस कंटेंट को हटा दो। तो यहाँ पे डिबेट ये है, वो ये कहते हैं कि हमारे यूज़र का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या हुआ। ठीक, तो ये पॉइंट है। अब देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की ही पूरी ये डिबेट है। अब खेल ऐसा होता है यहाँ पे, ये हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, ठीक, लेकिन यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का भी जो है वो क्लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डला हुआ है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लेके आए, कि कहीं पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में इसका मिसयूज़ करते हुए कुछ अगर हो रहा हो तो आप उस मिसयूज़ को रोकने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट के पास टूल्स अवेलेबल हैं, वो इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को लगा सकते हैं। लेकिन ये रीजनेबल कितनी होगी कितनी नहीं होगी, दैट इज व्हाट कोर्ट इज टू बी डिसाइडिंग। ओके, मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जबरदस्ती रोक दी गई है, आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, यू कैन गो टू कोर्ट, आप उसको लेके कोर्ट में जा सकते हो। सो दिस इज अ बिग आइडिया। ठीक, अब देखो ये 2014 का सवाल है, उनमें पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो, व्हाट डू द फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब फिल्म्स की बात है ना, ये है क्रिएटिविटी का खेल। ठीक, और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आपको कभी कभी ऐसी लैंग्वेज भी यूज़ करनी पड़ती है, और वो समाज में हो रही होती है वो लैंग्वेज। तो उसमें अगर हेट स्पीच आएगा तो हेट स्पीच भी करना होगा। दूसरा, हेट स्पीच जो हमारे पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं पॉलिटिकल गेन्स के लिए, नाउ दैट इज़ डिवाइसिव, वो डिवाइसिव है, वो नुकसान करता है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप मूवी या फिल्म बना रहे हो तो फिल्म डायरेक्टली आपकी सोसाइटी को डिवाइड नहीं करेगी। और हमारे यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर, यू कैन से, मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ फिल्म है, कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और स्टार्टिंग के अंदर, मूवी के स्टार्टिंग में बताया भी जाता है कि ये तो इसके सभी जो है पात्र हैं काल्पनिक है, और इसका मेन जो यूज़ है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो वो बताया भी जाता है यहाँ पे। एंड अनदर पॉइंट इज दिस, येस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये फंडामेंटल राइट है, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ये किसी भी हालात में एब्सोल्यूट नहीं है। सो दिस इज द की डेवलपमेंट, और यही हमें ध्यान भी देना है यहाँ पे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू, आप देख लीजिए अब नेक्स्ट जो फ्रंट पेज पे खबर है। सो देखो, ये दिस वॉज द इंडियन पर्सन हु हैज़ बिन डिपोर्टेड। तो इसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे ना डिटेल में कि क्या इनके पास भी राइट्स होने चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट वी विल लुक इनटू। अच्छा, अब इसको डिटेल में समझते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ देयर, अब जो समझना है, ओके, हाँ जी, मणिपुर के अंदर डिमांड है कि भाई थोड़ा जो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट फर्दर एक्सपेंड कर दो। अब देखो, ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। किस चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म होता है? बिकॉज इट गिव्स, यू कैन से, आर्म्ड फोर्सेस पावर टू इवन, यू कैन से, ओपन फायर, कि वो बिना किसी सिविलियन इंस्ट्रक्शन के जो है फायर ओपन कर सकते हैं, एंड देन टू कैरी आउट सर्च ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं, कन्फिस्केट किसी भी चीज़ को रखना है, सर्च, दिस इज़ हाउ प्रोटेक्शन दैट इज़ गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस। इसमें होता क्या है कि भाई अगर फायर ओपन करेंगे तो कोई सामने वाला मरेगा तो उसके बाद तो FIR रजिस्टर होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वैसा नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब कभी कभी कुछ केसेस के अंदर इसका ओवर यूज़ भी देखा गया है, या आप बोल सकते हैं मिस यूज़ भी देखा गया है। मैं नहीं कहता कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं या इंसिडेंट हुए हैं, एक आधा फेक एनकाउंटर का मामला भी आ जाता है। ठीक है, सो वहाँ पे इसकी यूटिलिटी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है, और इसीलिए जो है इसे ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेस अगर चाहें तो इसका मिस यूज़ कर सकती हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो रेड्डी कमीशन एक हमारे यहाँ पे बना था। दैट रेड्डी कमीशन ऑन आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट
केम अप विद मल्टीपल यू कैन से सॉल्यूशंस, कि उन्होंने अपनी तरफ से सजेशन दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर एक्ट की प्रॉब्लम क्या है ना, कि भाई ओवर द टाइम इस एक्ट की वजह से लोगों की साइकी इम्पैक्ट हो रही है। बिकॉज मणिपुर जैसे एरिया के अंदर होता क्या है, ये जो इस टाइप के स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं बहुत लंबे टाइम तक आपने इम्पोज कर दिए हैं, और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इम्पोज करने का मतलब होता है कि आप एक तरीके से पुलिस स्टेट बना रहे हो। भाई हर चीज़ जो है सरकार कंट्रोल कर रही है। वो सिचुएशन उस पर्टिकुलर केस के अंदर चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। फिर दैट्स वाई इट बिकम्स क्वाइट अलार्मिंग, और इसीलिए डिमांड आती है कि इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया जाए। लेकिन क्या हम इसे हटा सकते हैं, दैट इज़ टू बी डिबेटेड। अब देखो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के लिए है, ये ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के लिए नहीं है कि हमारे यहाँ पे जिस लेवल की इंसर्जेंसी है, सो यू हैव टू गिव सम एडिशनल सपोर्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस। ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको फोर्स को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। पता लगे फोर्स सिर्फ कानूनी कार्रवाई के अंदर बिजी हो गई, वो नहीं चाहिए। आप इसको उनको प्रोटेक्शन दोगे सो दैट दे कैन डू देयर टास्क, और ये टास्क, ये पर्टिकुलर जो प्रोटेक्शन है, इसके बिना वो टास्क होगा नहीं, बिकॉज इंसर्जेंट्स आपके ऊपर फायर कर रहे हैं। दिस इज हाउ इट इज, दे आर क्रिएटिंग ट्रबल, और फोर्सेस के पास एडिशनल पावर होगी, देन ओनली दे विल बी एबल टू कंटेन द सिचुएशन। तो इसीलिए जो है ये पूरा इन्होंने किया है यहाँ पे, एंड इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ी बात है। तो बेसिकली चैलेंज ऑफ पुलिसिंग द डिजिटल जायंट्स। ओके, तो यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, उनको कहा है कि डोंट शेयर डाटा, कि भी एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए आप डाटा जो है वो शेयर ना करें। नहीं तो होता क्या है, जैसे आपका और मेरा डाटा है, हमारा फ़ोन नंबर जो है वो हम लोग लिंक कर देते हैं अपने अकाउंट के साथ। सो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को वो डाटा फैसिलिटेट कर देते हैं ये लोग। मतलब मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ, टेलीकॉम के अंदर भी इस टाइप की चीज़ होती है कि जैसे एयरटेल के पास जाऊँगा तो मैं उनको कहूँगा मुझे अपने इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवानी है, तो उनके पास सारा यूज़र बेस है कि एयरटेल का जो फ़ोन सिम है वो कितने लोगों ने ख़रीदा हुआ है। जितने लोगों ने वो सिम खरीदा हुआ है उनके मोबाइल में वो जो मेरा एडवर्टाइजमेंट है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट समवन इज शेयरिंग माई डाटा, दैट्स वाई दे आर एबल टू टारगेट दिस। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं उनको मिल जाता है डाटा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना लेते हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पस के थ्रू, रेवेन्यू जनरेशन के लिए। वहाँ पे गड़बड़ होती है। तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रेज्ड, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए, हमारे प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करते हुए जो है उनके ऊपर फाइन लगाया है। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डन हियर। ठीक है, तो ये पूरी डिबेट है। अब अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो मेंस 2023 का सवाल है। इन्होंने कहा कि कमीशन ऑफ मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, कि कैसे वो किसी भी की भी डोमिनेंट पोजीशन को रोकने में हेल्प करता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंडर जो है इसको बनाया गया है इस इंस्टीट्यूशन को, और आइडिया यही है कि टू कर्ब द मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। तो जो मोनोपोली है ना उसको रोकना है। अब आज की डेट में अगर आप सर्च इंजन की बात करोगे तो सब लोग गूगल ही यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल की मोनोपोली है एक तरीके से। अब हमारा सारा डाटा, हम क्या सर्च कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट को हम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो सब गूगल के पास है, और वही डाटा जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ शेयर हो जाएगा, तो हमारे सोशल मीडिया पे वही एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाती हैं। सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर यू कैन से कर्टेलमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमारे प्राइवेसी राइट्स, हमारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, और दिस इज़ व्हाट इज़ फैसिलिटेटेड, वही यहाँ पे फैसिलिटेट की जा रही है। ठीक है, सो दिस इज़ अ पॉइंट। देखो, इसके अलावा बहुत से ऐसे केस हुए हैं, गूगल केस, एलिजेड एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस इन ऑनलाइन सर्च एंड एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल, इनके अलावा मतलब ये ना पीछे से टाई अप कर लेते हैं कि गूगल सर्च में जो है मैं आपका प्रोडक्ट ऊपर दिखा दूंगा। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, हम कभी भी कोई चीज़ गूगल करते हैं तो उसके अंदर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा साइड में, तो हम एज अ यूज़र को नहीं पता लगता कि स्पॉन्सर्ड है। लेकिन अगर आप गूगल सर्च करके देखोगे तो ऊपर ऊपर जो आपको दिख रहे हैं उनमें स्पॉन्सर्ड वाला पॉइंट होता है, मतलब वो पीछे से ऐड चला रखी है किसी ने, तभी वो प्रोडक्ट आपको ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ने भी ऐसा ही कर रखा है, इन्होंने भी पीछे से जो है टाई अप कर रखे होते हैं कि भाई हम तुम्हारे प्रोडक्ट को आगे लिस्ट करेंगे। मान लो किसी ने सर्च किया कि मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है, और पीछे से अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ने टाई अप कर रखा है सैमसंग के साथ, तो
कोई भी यूज़र होगा उसको सिर्फ स्टार्टिंग में सैमसंग के ही फ़ोन नज़र आएंगे। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है एक तरीके से, ठीक, इसको बिल्कुल रोकना ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटेट की थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, हमारे सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज होगा क्या, हम यूज़र हैं, जितना कंपटीशन रहेगा हमें उसका बेनिफिट होगा। अगर कंपटीशन खत्म हो रहा है, मोनोपोली आ गई है किसी एक एंटिटी की, तो आप और मेरे लिए प्रोडक्ट जो है वो बहुत महंगे हो जाएंगे, एंड दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मूविंग फॉरवर्ड टू, एंड देखिए, बिलीव इंडिया विल कट टैरिफ सब्सटेंशियली, दिस इज व्हाट ट्रम्प इज सेइंग। ओके, तो हमें देखना होगा इंडिया वाकई करता है कि नहीं करता। नहीं करेंगे हम टैरिफ को रिड्यूस, तो डेफिनेटली यूएस फर्दर हम पे टैरिफ लगाएगा। तो ये अब सोचने समझने की चीज़ है कि कैसे इस कंक्लूजन पे आया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन देयर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, मल्टीलेटरलिज्म इज अंडर थ्रेट। क्यों है अंडर थ्रेट? बिकॉज यूएस इज मूविंग बैक। बहुत से ऐसे इंटरनेशनल एरियाज हैं जहां से यूएस पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट अप्रोच इन्होंने अपनाई है, इसके चलते वो बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से खुद को हटाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एक एक्शंस इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। तो वन इज दिस, देयर इज ऑलरेडी अ कॉल कि यूएस UNHRC से बाहर निकल जाए या पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकल जाए। और यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फंक्शनरीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। देखो, उन्होंने कहा कि तुम हमारे अगेंस्ट वारंट इशू करोगे या इजराइल के अगेंस्ट वारंट इशू करोगे। तो इन्होंने जो फंक्शनरीज हैं, जजेस वगैरह हैं, उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट जो है वारंट इशू किया था। तो यूएस ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप जो है यूएस में मूव अराउंड नहीं कर सकते हो। तो ये यूएस कर रहा है आज की डेट में। एंड देन देयर इज दिस न्यू बिल, एक बिल लाया जा रहा है, कोई लॉ मेकर वहां पे लेके आया है, दैट इज डिसएंगेजिंग एंटायरली फ्रॉम यूनाइटेड नेशन डिबैकल। तो ये सीनेटर माइक ली जो है, ये एक तरीके से ये एक्ट है, ये लाना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। इफ दिस इज डन देन तो यूएस विल मूव आउट ऑफ ऑल द एंटिटीज। तो ये डिफंड एक्ट कर क्या रहा है, ये यूएन की लेजिटिमेसी को थ्रेट कर रहा है, और ये प्रपोज कर रहा है कि कैसे जो है यूएन के पूरे सिस्टम से ही वो लोग विड्रॉ कर जाएंगे। ओके, एंड दिस इज हाउ इट इज। इट विल बी अ सैड थिंग बिकॉज यूएस इज अ मेजर पावर, एंड इफ इट मूव्स आउट मे बी अदर कंट्रीज विल फॉलो यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी लोग अगर यूएस को फॉलो करेंगे तो फिर आप उसकी यूएन की सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनाने की बात की गई थी। ठीक, अब लीग ऑफ नेशन बना, लेकिन ये लीग ऑफ नेशन इनइफेक्टिव क्यों था? क्योंकि इसके अंदर यूएस मूव्ड आउट। ये आइडिया भी यूनाइटेड स्टेट्स का था, उन्होंने बनाया भी सही, और फिर यूएस मूव्ड आउट, यूएस इसका पार्ट भी नहीं बना। उसका रिजल्ट क्या हुआ भाई? ये यूरोपियन कंट्रीज इसके अंदर लीग ऑफ नेशन में थे, बट दे वर नॉट दैट इफेक्टिव, बिल्कुल भी वो, क्योंकि एक लीडरशिप चाहिए होती है ना ऑर्गेनाइजेशन को। सो दे वर नॉट एबल टू प्ले दैट, यू कैन से, डिसाइसिव रोल, एंड रिजल्ट वाज WW2, दैट इज वर्ल्ड वॉर 2। फिर आपको थोड़े दिन में वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिल गया। सो ये प्रॉब्लम है। तो आज की डेट में अगर यूएस जैसी पावर अगर आउट हो रही है, तो आप ये मत सोचो इतना सिंपलिस्टिक होगा। ऑलरेडी देर इज हॉट क्लाइमेट गोइंग ऑन व्हेन इट कम्स टू वॉर। काफ़ी यहाँ पे सिस्टम ऐसा चल रहा है, एक तरफ चाइना यूएस राइवलरी की बात होती है, फिर कभी यूएस रशिया राइवलरी की बात होती है। सो यू नेवर नो हाउ थिंग्स कैन इन्फ्लेट। सो considering that into, you can say, mind here, US moving out of United Nations, that is going to be a big blow to the global security. बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस ऐसे है। ठीक है, सो February 6 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो जजेस हैं या उसके फंक्शनरीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। मैंने आपको बताया, क्योंकि उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट जो है केस चलाया था। तो मतलब देवर जस्ट कैरिंग आउट देयर जॉब कि इजराइल में या पैलेस्टीन के अंदर जो जेनोसाइड बोला जा रहा है उसको लेके एज अ क्रिमिनल थॉट प्रोसेस उन्होंने केस चलाया था। अब यहाँ पे यूएस ने सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड नो हियर। और ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म को देखोगे तो उनका इकोनॉमिक नेशनलिज्म का पूरा एजेंडा है, वो सिर्फ यूएस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, एंड दिस इज हाउ इट इज। बिकॉज ये जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थी ना, उसने मेजर रोल प्ले किया था फ्यूचर वॉर्स को रोकने के लिए। अब ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अगर खत्म हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि कंट्रीज विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो उनको लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं तो मैं उसके साथ नहीं लड़ूंगा, बट हेयर इफ दिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इज डन अवे विद, देन डेफिनेटली चांसेस ऑफ वॉर विल इंक्रीज।
तो ये सबके लिए एक खतरा है यहाँ पे। WTO से वो एक तरीके से बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो ये सारी गड़बड़ चल रही है। एंड ट्रम्प इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज उनका आइडिया है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इफ़ दिस इज़ हाउ दे कैन मेक इट, तो ये काफ़ी नुकसानदायक होगा पूरे ग्लोबल सिनेरियो के लिए। अब इसके अंदर आगे देखिए आप, तो अगला जो हमारे एडिटोरियल है वो यही है कि भी जो इमिग्रेंट्स गए हुए हैं यूएस के अंदर, मतलब यूएस के सिटीजन नहीं है, बाहर से लोग गए हुए हैं, इंडिया से लोग गए हुए हैं यूएस में, शुड दे गेट द सेम सेट ऑफ प्रोटेक्शन? भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो क्या उनको भी मिलना चाहिए या सिर्फ सिटीजन को मिलना चाहिए? मैं आपको इंडिया का सिनेरियो बताता हूँ। इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ जो है इंडियन सिटीजन को मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अगर कोई ईरानियन आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू करे इजराइल के अगेंस्ट, तो पुलिस 2 मिनट में अंदर कर देगी। हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज दिस एक्ट, दिस पर्टिकुलर राइट, फंडामेंटल राइट इज स्पेसिफिकली फॉर द सिटीजन। नाउ सेम क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड हियर कि यूएस के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को अगर आप देखोगे तो ये कहता है कि भाई आप जो है राइट टू सीक, रिसीव, डिसैमिनेट इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स थ्रू वेरियस मीडिया, ये अलाउड है। फिर ये कहता है कि इट अलाउ स्टेट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एज वेल, कि किसी भी इमिग्रेंट की फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर स्टेट अगर चाहे तो रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। तो इंटरनेशनल प्रोविजनिंग में ही ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पे यूएस सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने भी तो यही किया ना कि कोई वॉर प्रोपेगेंडा कर रहा है या कोई नेशनल, रेशियल, रिलीजियस हेट्रेड लेके आ रहा है, इंसाइट कर रहा है वायलेंस को, तो उस केस के अंदर थोड़ी ना आप किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच दोगे। और इमिग्रेंट्स के राइट्स की बात करें तो यूएस के अंदर ऐसा कहा जाता है इमिग्रेंट्स दे हैव द सेम राइट टू प्रोटेस्ट एज सिटीजन अंडर इंटरनेशनल लॉ, मतलब ये तो इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है। एक्सटेंट ऑफ द राइट मे बी बेस्ड ऑन होस्ट कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क, तो सब कुछ डिपेंड करता है यूएस का लीगल फ्रेमवर्क कैसा है। अगर अलाउ करता है लीगल फ्रेमवर्क देन इट इज फाइन, इफ नॉट देन इट इज नॉट फाइन। इंडिया का केस में लीगल फ्रेमवर्क बिल्कुल क्लियर कट क्लियर है कि भाई हमारे केस में तो ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ आपके सिटीजन के लिए हैं, किसी बाहर के लिए नहीं है, एलियन के लिए नहीं है। सो वी आर क्वाइट क्लियर विद दिस। सो आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएस के लॉज हैं, तो उन्होंने कहा कि भी देर इज दिस यूएस लॉ टॉक्स अबाउट डिनायल ऑफ एंट्री एंड डिपोर्टेशन विच ऑथराइजेज डिपोर्टेशन ऑफ नॉन सिटीजन हु एंडोर्स और सपोर्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो उस लॉ के अंडर ये किया है बिकॉज दे आर डिक्लेयरिंग हमास एज अ टेरर आउटफिट, और एक तरीके से उस केस में अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन दे कैन टेक द एक्शन एंड दे हैव टेकन इट। सो देयर इज दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय डोनाल्ड ट्रंप दैट इज एम्ड एट कॉम्बैटिंग एंटी सेमिटिज्म ऑन कैंपसेस। तो बेसिकली इजराइल के अगेंस्ट कोई अगर प्रोटेस्ट करता है या प्रो पैलेस्टीनियन, कैंपसेस में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, तो उस केस के अंदर जो है यूएस के पास ये सारे राइट्स जो हैं ये होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द की पॉइंट, ये जो है की पॉइंट है। अब लीगल बेसिस देखें, सो रूटेड इन इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट देयरफॉर रिमेन्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्शंस को देखें तो यूएस लॉ एक्सटेंड दीज प्रोटेक्शंस टू नॉन सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ इमिग्रेशन स्टेटस। Protections particularly apply in matters of criminal penalties and law enforcement investigation. Okay, so uncertainty है deportation proceedings को लेके। The level of First Amendment protection for non-citizen facing deportation is unclear. This is first part here. ये बिल्कुल इन्होंने बताया है। ठीक है, तो कोई कह रहा था कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यूएस की वो एक तरीके से नॉन सिटीजन को भी राइट्स देती है, लेकिन अभी जो है इसको लेके क्लैरिटी नहीं है। सो कोर्ट केस हुआ था 2010 का, उसमें क्लियर बता दिया था कि जो है ये राइट सिर्फ सिटीजन के लिए होता है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा होता है कि आप अगर कोई क्लेम भी करना चाहें ना प्रोटेक्शन, तो वो इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा। एंड आई सीरियसली डाउट इस पर्टिकुलर मैटर में जो है किसी नॉन सिटीजन को ये प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यूएस का सिस्टम हो या इंडिया का सिस्टम हो, तो अपने ही सिटीजन को आप जो है प्रायोरिटी पे देंगे ना, उन्हीं को ही आप प्रिविलेज बना के रखेंगे, हर किसी के लिए नहीं कर सकते आप ये। ठीक है, अदरवाइज गवर्नेंस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी कि कोई भी बाहर से आएगा वो अपने एजेंडे को जो लेके आपके देश में प्रोटेस्ट कर रहा है जिसमें आपकी कंट्री को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सो दिस इज हाउ दे आर थिंकिंग। ओके, इस थॉट प्रोसेस के साथ ये चल रहा है सब कुछ। सो हैविंग अ लुक हियर, सो यूरोपियन यूनियन
कंसेंसस बनाया उन्होंने कि यूक्रेन की मदद करेंगे वो। तो इसके अंदर ये डायनेमिक्स क्या है, नाउ यूरोप इज बेसिकली टेकिंग कंट्रोल इन इट्स ओन हैंड्स, ओके। वो अपनी सिक्योरिटी का खुद ख्याल रखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ द की डेवलपमेंट, ये बड़ी डेवलपमेंट है एंड दे आर हैंडलिंग दिस, वो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। कंसेंसस जो है बना हुआ है 40 बिलियन यूरो का मदद देंगे वो, बट 40 बिलियन यूरो इज़ इट सफिशिएंट इस वॉर को प्रोलॉन्ग करने के लिए? क्या ये सफिशिएंट होगा? दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, ओके। एंड व्हाट अबाउट द फ्यूचर? फ्यूचर क्या होने वाला है? देखिए, एक फ्यूचर तो ये है कि यूरोप मीन्स यूक्रेन मे गेट एंट्री इनटू यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के अंदर उनको एंट्री मिल जाएगी, बट क्वेश्चन मार्क इज ओवर नेटो, क्योंकि जो सिक्योरिटी की गारंटी है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर की सिक्योरिटी गारंटी वो तभी आएगी जब यूक्रेन नेटो का पार्ट होगा। एंड एट प्रेजेंट यूएस की जो भी डील हुई है रशिया के साथ, आई सीरियसली डाउट ये चीज़ अलाउ की जाएगी, और रशियंस विल अलाउ दिस, ओके। सो दिस इज द बिग डिबेट कि भी यूक्रेन को दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। सो दैट इज व्हाट यूरोपियंस दे हैव टू डिसाइड दिस। सो एट प्रेजेंट दिस इज द सिचुएशन, सीज फायर है यहाँ पे, ओके। और उम्मीद है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन द की पॉइंट हियर, एंड दीज वर द थिंग्स. So that's it for the day then. Thank you very much.